कल्पना कीजिए कि एक ऐसा परिदृश्य है जहां कोई एक देश किसी दूसरे देश को हर साल अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देता है। हाँ, और वो भी बिना किसी शर्त के। बिल्कुल। और बदले में वो दूसरा देश न सिर्फ उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल कुछ ऐसे कामों में करता है जो मदद करने वाले के लिए ही नए खतरे पैदा कर देते हैं। देखिए, आम जिंदगी में तो हम शायद यही कहेंगे कि ऐसा कोई बेवकूफ़ी करेगा। सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति की दुनिया में तो ये और भी असंभव लगता है। मतलब वहां हर रिश्ता एक तराजू की तरह होता है, सब कुछ नबातुला और अपने राष्ट्रीय हित पर आधारित। लेकिन जब हम अमेरिका और इजराइल के रिश्ते की तरफ देखते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वो सारे नियम अचानक काम करना बंद कर देते हैं। अमेरिका दशकों से ठीक यही कर रहा है। और यही वो विरोधाभास है जो इस विषय को आधुनिक इतिहास का सबसे जटिल और शायद सबसे दिलचस्प कूटनीतिक रहस्य बनाता है, जिसका उदाहरण दुनिया के किसी भी अन्य द्विपक्षीय रिश्ते में देखने को नहीं मिलता। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण में इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। आज हमारी इस चर्चा का आधार है जॉन जे मियर्सहाइमर और स्टीवन एम वॉल्ट की बेहद चर्चित और प्रभावशाली किताब द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी। और हमारा मिशन इस किताब के पन्नों से ये समझना है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में इजराइल को इतना विशेष दर्जा आखिर क्यों देता है। हाँ, लेकिन इस गहरी छानबीन में आगे बढ़ने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना मैं जरूरी समझता हूँ। जी हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। आज की इस पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, इजराइल हो या फिलिस्तीन। एकदम सही। हम यहाँ केवल इस मूल स्रोत यानी इस किताब में दिए गए शोध, दावों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ताकि सुनने वालों के लिए इस उलझे हुए भू राजनीतिक मुद्दे के अलग अलग पहलू स्पष्ट हो सकें। तो आइए इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि अमेरिका इजराइल की मदद क्यों करता है। लेकिन उस क्यों पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मदद आखिर है कितनी विशाल। मतलब हम यहाँ किस पैमाने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस सहायता का पैमाना आम धारणा से कहीं ज्यादा बड़ा है। किताब के आंकड़ों के अनुसार इजराइल को अमेरिका से हर साल लगभग $3 बिलियन की प्रत्यक्ष विदेशी सहायता मिलती है। बाप रे, $3 बिलियन हर साल। हाँ, और इसमें से ज्यादातर हिस्सा सैन्य अनुदान का होता है। अगर हम इसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये हर इजरायली नागरिक के लिए सालाना $500 से ज्यादा की सब्सिडी है। अच्छा, और ये तब है जब इजराइल कोई गरीब देश नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक अत्यधिक विकसित और संपन्न औद्योगिक राष्ट्र है जिसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन स्रोत सामग्री में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये नहीं है कि कितना पैसा दिया जा रहा है, बल्कि ये है कि वो पैसा कैसे दिया जा रहा है। हाँ, वो हिस्सा तो और भी दिलचस्प है। मेरी समझ से आमतौर पर जब अमेरिका किसी देश को आर्थिक सहायता देता है तो वो किश्तों में दी जाती है और किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए दी जाती है ना? बिल्कुल, और उस पैसे के इस्तेमाल का पाई का हिसाब भी देना पड़ता है। लेकिन इजराइल के मामले में ये नियम लागू ही नहीं होता। तो फिर वहाँ क्या व्यवस्था है? 1982 से एक विशेष व्यवस्था के तहत इजराइल को पूरे साल की सहायता राशि वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिनों के भीतर ही एक मुश्त दे दी जाती है, एकदम नकद के रूप में। रुको एक मिनट, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी को बिना कोई हिसाब दिए एडवांस में पूरे साल की पॉकेट मनी मिल जाए? बिल्कुल वही बात है। और इसका जो आर्थिक गणित किताब में समझाया गया है वो तो और भी चकरा देने वाला है। होता क्या है ना, अमेरिका को ये एकमुश्त रकम देने के लिए अक्सर बाजार से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, जिस पर अमेरिकी करदाताओं को भारी ब्याज चुकाना पड़ता होगा। सही कहा। और दूसरी तरफ इजराइल को जो ये नकद पैसा मिलता है वो रातों रात तो खर्च हो नहीं जाता। तो इजराइल उस बचे हुए पैसे को वापस अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स में निवेश कर देता है। अरे वाह, मतलब जिस देश ने पैसा दिया उसी देश से उस पैसे पर ब्याज भी कमाया जा रहा है। एकदम सही पकड़ा। किताब के आंकड़े बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए इजराइल ने करीब $650 मिलियन का अतिरिक्त ब्याज कमाया है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। और रियायतें यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, अमेरिकी सैन्य सहायता का एक बहुत ही कड़ा नियम होता है। जिस देश को भी ये पैसा मिलेगा उसे वो सारा का सारा पैसा अमेरिकी रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदने पर ही खर्च करना होगा। हाँ, ताकि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचे। बिल्कुल।
लेकिन इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसे इस पैसे का लगभग 25% हिस्सा अपनी खुद की घरेलू रक्षा इंडस्ट्री पर खर्च करने की विशेष छूट मिली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपने ही करदाताओं के पैसे से एक विदेशी देश की हथियार इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है। जी हाँ, और इसी छूट की वजह से आज इजराइल दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक बन गया है, जो कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुद अमेरिकी कंपनियों को ही टक्कर देता है। ये तो अर्थशास्त्र के सारे नियमों के उलट है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल को इस बात का कोई विस्तृत हिसाब नहीं देना पड़ता कि वो इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये असाधारण समर्थन सिर्फ आर्थिक या सैन्य मदद तक ही सीमित नहीं है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा रहता है। बिल्कुल, कूटनीतिक सुरक्षा का तो कोई जवाब ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 1972 से लेकर 2006 तक अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्तावों पर 42 बार वीटो किया है। 42 बार? ये तो बाकी सभी सुरक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा किए गए कुल वीटो से भी ज्यादा होगा। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया का जनमत एक तरफ हो, फिर भी अमेरिका अकेले अपने दम पर उस फैसले को रोक देता है। और ये हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना? जी बिल्कुल, यहाँ ये ऐतिहासिक संदर्भ समझना जरूरी है। 1950 के दशक में ड्वाइट आइजनहॉवर जैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इजराइल की आक्रामक नीतियों का खुलकर विरोध भी किया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया था। तो फिर ये बदलाव कब आया? 1960 के दशक के बाद से ये रिश्ता इस कदर गहराता चला गया कि आज स्थिति ये है कि इजराइल अमेरिकी इच्छाओं को सरेआम नजरअंदाज कर सकता है, जैसे विवादित क्षेत्रों में नई बस्तियां बसाने का मामला। हाँ, अमेरिका अक्सर इसका विरोध करता है। विरोध करता है, लेकिन इजराइल को रोकने के लिए उसकी सहायता में कभी कोई कटौती नहीं की जाती। इसके विपरीत शांति समझौतों के लिए अमेरिका अक्सर इजराइल को और अधिक सहायता की पेशकश करता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश इतनी बड़ी कीमत बिना किसी ठोस फायदे के नहीं चुकाता। सही बात है। इसके पीछे अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि इजराइल मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे अहम रणनीतिक हथियार या स्ट्रेटेजिक एसेट है। कहा जाता है कि इस अशांत क्षेत्र में इजराइल अमेरिका के हितों की रक्षा करता है। हाँ, ये तर्क बहुत आम है, लेकिन किताब के लेखक इस दावे को बहुत ही तार्किक ढंग से चुनौती देते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर हम शीत युद्ध के दौर की बात करें तो उस समय मुख्य तर्क ये था कि इजराइल सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकता है। ये सच है कि इजराइल ने 1967 और 1973 के युद्धों में सोवियत समर्थित मिस्र और सीरिया को हराया था। तो एक तरह से फायदा तो हुआ। लेकिन मीर्सहाइमर और वॉल्ट यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण और प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि ये अमेरिका का इजराइल को दिया गया एक तरफा समर्थन ही था, जिसने मिस्र और सीरिया जैसे अरब देशों को मजबूरन सोवियत संघ के खेमे में धकेल दिया था। मतलब अमेरिका की वजह से ही वो दुश्मन बने। बिल्कुल। जब अमेरिका ने उन्हें हथियार देने से मना कर दिया तो उनके पास सुरक्षा के लिए मॉस्को का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। और इस रणनीतिक संपत्ति होने की कीमत अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर चुकाई। मुझे 1973 के तेल संकट का उदाहरण याद आ रहा है, जो इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। हाँ, अक्टूबर 1973 का युद्ध। जब वो युद्ध हुआ तो अमेरिका ने इजराइल को हार से बचाने के लिए $2.2 बिलियन के हथियारों का इमरजेंसी एयरलिफ्ट किया था। लेकिन क्या उस समय अमेरिकी जनता को इसका सीधा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था? बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ा था। उस एयरलिफ्ट के सीधे जवाब में ओपेक के अरब देशों ने अमेरिका पर तेल प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रातों रात अमेरिका में पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई थी। बिल्कुल। गैस स्टेशनों पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं, तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। इस एक फैसले की वजह से 1974 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगभग $48.5 बिलियन का भारी नुकसान झेलना पड़ा। बाप रे, ये किसी भी लिहाज से एक फायदेमंद रणनीतिक रिश्ते की तस्वीर तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, 1991 के खाड़ी युद्ध के बारे में क्या कहेंगे? उस समय तो इराक के सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर स्कड मिसाइलें दागी थी। हाँ, दागी थी। और इजराइल ने इसका कोई सैन्य जवाब नहीं दिया। वो अमेरिका के कहने पर बिल्कुल चुप रहा। क्या एक तरह से ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक मदद नहीं थी? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन
मेयरसाइमर और वॉल्ट समझाते हैं कि इजराइल का वो चुप रहना अमेरिका के लिए कोई मदद नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। सिरदर्द? वो कैसे? देखिए, 1991 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ अरब देशों का एक गठबंधन बनाया था। अगर इजराइल युद्ध में कूद पड़ता तो वो अरब गठबंधन तुरंत टूट जाता, क्योंकि कोई भी अरब देश इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ना चाहता था। अच्छा, तो इजराइल को शांत रखना अमेरिका की मजबूरी थी। बिल्कुल। इजराइल को युद्ध से बाहर रखने और चुप बिठाने के लिए अमेरिका को भारी राजनीतिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी और इजराइल को महंगी सैन्य रिश्वत देनी पड़ी, जैसे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मतलब इजराइल एक लायबिलिटी या बोझ था जिसे संभालने के लिए अमेरिका को अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ी। जी हाँ, ना कि वो कोई एसेट था जिसने अमेरिका का काम आसान किया हो। और ठीक इसी बिंदु पर यह पूरी कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए मान लेते हैं कि शीत युद्ध और खाड़ी युद्ध की बात अब पुरानी हो गई, लेकिन 1991 के हमलों के बाद शुरू हुए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का क्या? ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आज अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों एक ही वैश्विक आतंकवादी खतरे से लड़ रहे हैं। क्या ये एक वैध रणनीतिक कारण नहीं है? किताब के लेखक इस तर्क को पूरी तरह भ्रामक और खतरनाक मानते हैं। उनका स्पष्ट तर्क है कि आतंकवाद कोई एक संगठित वैश्विक सेना नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है जिसका इस्तेमाल अलग-अलग गुट अपने स्थानीय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो मतलब हमास या हिजबुल्लाह अमेरिका के लिए खतरा नहीं है? देखिए, फिलिस्तीनी चरमपंथी गुटों का मुख्य और एकमात्र लक्ष्य इजराइल है, न कि अमेरिका। ये गुट सीधे तौर पर अमेरिका के लिए कोई अस्तित्वगत खतरा पैदा नहीं करते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका को आतंकवाद की समस्या इसलिए नहीं है कि वो दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ रहा है, बल्कि काफी हद तक इसलिए है क्योंकि वो इजराइल का बिना शर्त समर्थन करता है? एकदम सही। लेखक 9/11 कमीशन रिपोर्ट और CIA के पूर्व अधिकारियों के हवाले से इस बात को सिद्ध करते हैं। अच्छा। हाँ, वे बताते हैं कि उसामा बिन लादेन और 9/11 के मुख्य साजिशकर्ताओं की अमेरिका के प्रति नफरत का एक बहुत बड़ा कारण फिलिस्तीनियों के प्रति इजराइल का व्यवहार और उसे मिलने वाला अमेरिकी समर्थन था। ये तो बहुत ही गहरी बात है। ये बिना शर्त समर्थन अरब और इस्लामी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गहरी नफरत पैदा करने वाली एक प्रमुख वजह है। इसलिए रणनीतिक रूप से ये समर्थन अमेरिका को सुरक्षित बनाने के बजाय दुनिया भर में अमेरिकियों के लिए और अधिक खतरे पैदा कर रहा है। तो अगर ये सब रणनीतिक रूप से फायदे का सौदा नहीं है बल्कि एक बोझ है, तो क्या अमेरिका का ये झुकाव नैतिकता के आधार पर है? नैतिकता वाला तर्क भी अक्सर दिया जाता है। हाँ, अक्सर कहा जाता है कि इजराइल एक साझा लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश है जो हमेशा से शांति चाहता था, लेकिन उसे चारों तरफ से आक्रामक दुश्मनों ने घेर रखा है। चलिए इस गहरी छानबीन में इन नैतिक मितकों की सच्चाई भी परखते हैं। यह किताब का एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन अत्यंत जरूरी हिस्सा है। देखिए, सबसे पहला और बड़ा मिथक है अंडरडॉग का। मतलब वो छवि की 1948 में जब इजराइल बना तो वो एक छोटा और कमजोर देश था। बिल्कुल। ये माना जाता है कि वो अरब के विशाल और ताकतवर देशों से घिर गया था। लेकिन इजराइल के ही इतिहासकारों ने, जिन्हें न्यू हिस्टोरियंस कहा जाता है, हाल ही में सार्वजनिक हुए दस्तावेजों के आधार पर इसे गलत साबित किया है। अच्छा, तो असलियत क्या थी? बेनी मॉरिस जैसे इतिहासकारों ने साबित किया है कि 1948 के युद्ध में यहूदी सेनाएं अरब सेनाओं की तुलना में संख्या, प्रशिक्षण, हथियार और संगठन में कई बेहतर थीं। वे कोई कमजोर अंडरडॉग नहीं थे। ये तथ्य वाकई आम धारणा के बिल्कुल उलट है। लेकिन क्या अरब देशों का मुख्य इरादा यहूदियों को पूरी तरह नष्ट करना नहीं था? अक्सर यही तर्क तो दिया जाता है। इतिहासकार दस्तावेजों के हवाले से बताते हैं कि 1948 में अरब देशों के बीच कोई एकता नहीं थी और ना ही उनका कोई एक साझा सैन्य लक्ष्य था। तो फिर वो लड़ क्यों रहे थे? उदाहरण के लिए, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा करना था, जिसे आज वेस्ट बैंक कहा जाता है। उनका मकसद नए इजरायली राज्य को नष्ट करना नहीं था। तो एक तरह की जमीन हड़पने की होड़ थी। बिल्कुल, एक लैंड ग्रैब। उनका मुख्य मकसद अपने लिए क्षेत्र बढ़ाना था, जिसका सबसे बड़ा और भयानक नुकसान फिलिस्तीनियों को हुआ। और जब बात साझा लोकतंत्र की आती है, अमेरिका हमेशा दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है।
क्या इजराइल सच में अमेरिका जैसा एक लोकतंत्र है? इसे ऐसे समझना होगा कि इजराइल अपने यहूदी नागरिकों के लिए निस्संदेह एक बेहतरीन और जीवंत लोकतंत्र है। वहां प्रेस की आजादी है, चुनाव होते हैं, लेकिन मूल रूप से ये एक यहूदी राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। किताब बहुत विस्तार से बताती है कि इजराइल में रहने वाले लगभग 1.36 मिलियन अरब नागरिकों के साथ कानूनी और व्यवहारिक रूप से भेदभाव होता है, जो वहां की आबादी का करीब 20% है ना? हाँ, वहाँ ऐसे कानून हैं जो नागरिकता, जमीन के मालिकाना हक और विवाह के मामले में यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच फर्क करते हैं। ये तो सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा के खिलाफ है। और तो और अरब नागरिकों को अक्सर एक जनसांख्यिकीय खतरे के रूप में देखा जाता है। ये डर कि अगर उनकी आबादी बढ़ गई तो देश का यहूदी स्वरूप खतरे में पड़ जाएगा। और कब्जे वाले क्षेत्र में रहने वाले लाखों फिलिस्तीनियों के पास तो बुनियादी अधिकार ही नहीं है। ये एक बहुत गहरी और असहज करने वाली सच्चाई है। देखिए, होलोकॉस्ट में यहूदियों ने जो अकल्पनीय पीड़ा सही, वो मानव इतिहास का एक बेहद काला अध्याय है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके आधार पर उनके लिए एक सुरक्षित देश की मांग को दुनिया भर में न्याय संगत माना गया। लेकिन किताब यहाँ एक बहुत ही जटिल नैतिक सवाल उठाती है। हाँ, और वो सवाल बहुत चुभने वाला है। क्या भूतकाल में यूरोप में हुए उस भयानक अन्याय का हवाला देकर इस पूरी प्रक्रिया में 7 लाख फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी जमीन और घरों से बेदखल करने को नैतिक रूप से सही ठहराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है। इजराइल के संस्थापकों में से एक डेविड बेन गुरियन ने खुद ये कड़वा सच स्वीकार किया था जब उन्होंने कहा था कि हमने उनका देश ले लिया है। बाप रे। और इसी नैतिक तर्क को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 1967 के 6 डे वॉर का विश्लेषण सामने आता है। इसे अक्सर आत्मरक्षा में उठाया गया कदम कहा जाता है ना? हाँ, इसे अक्सर एक प्रीएम्प्टिव युद्ध कहा जाता है, जैसे कि इजराइल पर हमला होने ही वाला था। लेकिन आज खुद इजरायली जनरलों और इतिहासकारों ने ये स्वीकार किया है कि 1967 में मिस्र या सीरिया का इजराइल पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। तो फिर इजराइल ने हमला क्यों किया? इजरायली नेताओं ने अपनी मर्जी से ये वॉर ऑफ चॉइस चुना था ताकि वे अपनी सैन्य श्रेष्ठता साबित कर सकें और नए क्षेत्रों पर कब्जा कर सकें। इसलिए हमेशा शांति चाहने वाला देश जैसी नैतिक धारणाएं ऐतिहासिक तथ्यों के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। तो अब हम इस गहन अध्ययन के सबसे अहम और शायद सबसे उलझे हुए मोड़ पर आ गए हैं। बिल्कुल। यदि अमेरिका को इस बेतहाशा समर्थन से ना तो कोई बड़ा रणनीतिक फायदा हो रहा है और ना ही इसके पीछे कोई अटूट नैतिक तर्क टिक पाता है, तो फिर असल वजह क्या है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक विदेशी राष्ट्र के हितों को अपने खुद के हितों से ऊपर क्यों रख रहा है? देखिए, मेयर्सहाइमर और वॉल्ट की किताब इसका सीधा और स्पष्ट श्रेय एक बेहद शक्तिशाली घरेलू राजनीतिक ताकत को देती है, द इजराइल लॉबी। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जब हम लॉबी कहते हैं तो ये कोई गुप्त षड्यंत्र या हॉलीवुड फिल्मों जैसी कोई खुफिया मीटिंग नहीं है। कानूनी तरीके से काम करने वाला एक खुला इंटरेस्ट ग्रुप है। जैसे अमेरिका में बंदूक बनाने वालों की लॉबी होती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ यहूदी लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट जैसे अत्यधिक शक्तिशाली और साधन संपन्न गैर यहूदी समूह भी शामिल हैं। सुनने वालों को शायद अजीब लगे कि ईसाई समूह एक यहूदी राज्य की वकालत क्यों करेंगे? इसके पीछे उनकी एक गहरी धार्मिक मान्यता काम करती है। कई इवांजेलिकल ईसाइयों का ये मानना है कि बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार ईसा मसीह का दोबारा धरती पर अवतरण तभी होगा जब सभी यहूदी अपनी पवित्र भूमि पर लौट आएंगे। अच्छा, तो ये धार्मिक आस्था का मामला है। हाँ, और ये समूह अमेरिकी राजनीति में बहुत बड़ा वोट बैंक है। AIPAC इस पूरी लॉबी का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली चेहरा है। लेकिन एक लॉबी एक महाशक्ति की विदेश नीति को हाईजैक कैसे कर सकती है? पैसे और राजनेताओं का समर्थन तो समझ आता है, लेकिन इसका तंत्र कैसे काम करता है? इनकी ताकत के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है वॉशिंगटन में नीति निर्माताओं पर सीधा दबाव। अमेरिका में चुनाव लड़ना बेहद खर्चीला काम है और उम्मीदवारों को करोड़ों डॉलर चाहिए होते हैं, जो इन्हें पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज के जरिए मिलते हैं, है ना? बिल्कुल। इजराइल लॉबी राजनेताओं को इन्हीं इलेक्शन कैंपेन फंड्स के जरिए गहराई से प्रभावित करती है। जो नेता इजराइल का समर्थन करते हैं उन्हें भरपूर फंड मिलता है।
और जो आलोचना करते हैं? अगर कोई राजनेता आलोचना करने की जरूरत करता है तो लॉबी उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को भारी वित्तीय समर्थन देकर उस आलोचक को चुनाव में हराने की पूरी कोशिश करती है। बाप रे, ये तो सीधा ब्लैकमेल जैसा है। कांग्रेस में उनका खौफ इस कदर है कि AIPAC के एक पूर्व अधिकारी ने शेखी बघाड़ते हुए कहा था कि वो एक साधारण से रेस्टोरेंट के नैपकिन पर 70 सेनेटरों के हस्ताक्षर ला सकते हैं। ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक स्थिति है। लेकिन पैसे से आप कुछ नेताओं को तो खरीद सकते हैं, पूरे देश के नागरिकों की राय को तो नहीं। जनमत को नियंत्रित करने के लिए भी तो कोई तंत्र काम करता होगा। और यही इनका दूसरा और सबसे ताकतवर स्तंभ है, सार्वजनिक विमर्श को नियंत्रित करना। लॉबी यह सुनिश्चित करती है कि मीडिया और विश्वविद्यालयों में इजराइल की एक सकारात्मक छवि ही बनी रहे। और जो लोग सवाल उठाते हैं उनका क्या? इस तंत्र का सबसे बड़ा हथियार है एंटीसेमाइट, यानी यहूदी विरोधी लेबल का इस्तेमाल। अगर कोई व्यक्ति इजराइल की नीतियों की तार्किक आलोचना भी करता है तो लॉबी तुरंत उस पर एंटीसेमाइट होने का ठप्पा लगा देती है। मतलब आलोचना को रोकने के लिए सीधे चरित्र हनन कर दिया जाता है। बिल्कुल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का उदाहरण सबसे सटीक है। उन्होंने इजराइल और मिस्र के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता करवाया था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी एक किताब में फिलिस्तीनियों के प्रति इजराइल के व्यवहार की तुलना रंगभेद से की तो लॉबी ने उन पर ऐसे तीखे हमले किए कि उनका पूरा करियर दांव पर लग गया। सिर्फ एक आलोचना की वजह से? हाँ, उन्हें यहूदी विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। मकसद ये होता है कि असली मुद्दे पर बहस ही ना हो सके और एक ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति अपना करियर बर्बाद होने के डर से कभी मुंह न खोले। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है। और इस लॉबी का असर सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसके बहुत ही विनाशकारी जमीनी परिणाम भी हुए हैं। 2003 के इराक युद्ध को ही देख लीजिए। जी हाँ, मेयर्सहाइमर और वॉल्ट बहुत मजबूती से ये तर्क देते हैं कि इराक पर अमेरिका का हमला केवल तेल के लिए या 9/11 के प्रतिशोध के लिए नहीं था। तो असली वजह क्या थी? दरअसल इजराइल लॉबी और अमेरिकी प्रशासन में बैठे नियो कंजर्वेटिव्स ने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए भारी दबाव बनाया था, क्योंकि सद्दाम उस वक्त इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता था। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? अमेरिका को उस युद्ध में ट्रिलियनों डॉलर और हजारों सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। इराक तबाह हो गया, आतंकवाद और बढ़ा। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये रही कि सद्दाम के हटने से ईरान उस क्षेत्र में और अधिक शक्तिशाली हो गया। वही ईरान जो आज इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। यानी लॉबी के दबाव में लिए गए फैसलों ने लंबी अवधि में अमेरिका और इजराइल दोनों का नुकसान ही किया। ये पूरा विश्लेषण वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है कि घरेलू राजनीति कैसे वैश्विक कूटनीति को बंधक बना सकती है। सुनने वालों के लिए ये सब समझना आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका या मध्य पूर्व की बात नहीं है। सही कहा। मध्य पूर्व की स्थिरता, दुनिया भर में आतंकवाद का प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की दिशा, ये सभी चीजें सीधे तौर पर इसी बात पर निर्भर करती हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र के साथ कैसे पेश आता है। और जब किसी महाशक्ति की नीतियां जमीनी तथ्यों के बजाय किसी एक शक्तिशाली लॉबी के दबाव में बनती हैं, तो उसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। और यही मेयरहाइमर और वॉल्ट की इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जी, वे ये नहीं कहते कि अमेरिका को इजराइल का साथ छोड़ देना चाहिए। उनका सुझाव बस इतना है कि अमेरिका को इजराइल के साथ एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करना चाहिए, जैसा वो ब्रिटेन या भारत के साथ करता है। मतलब मदद दी जाए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बिल्कुल। आर्थिक और सैन्य मदद शर्त होनी चाहिए, इस शर्त पर कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे, बस्तियां बसाना बंद करें और शांति की दिशा में ईमानदार कदम उठाए। एक बेहद तार्किक और जरूरी सुझाव। अब इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले स्रोत सामग्री से परे जाकर एक विचारोत्तेजक सवाल में यहाँ छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज का युग 1980 या 90 के दशक जैसा नहीं है, जहां सूचना का प्रवाह चंद टीवी चैनलों तक सीमित था। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में लोग जमीनी हकीकत को बिना किसी फिल्टर के खुद देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले दशकों में कोई भी लॉबी आम जनता के नजरिए और सरकार की विदेश नीति के बीच बढ़ती हुई इस गहरी खाई को पाट पाएगी, या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं जहां बिना शर्त समर्थन की कीमत चुकाना किसी भी महाशक्ति के लिए नामुमकिन हो जाएगा? ये एक ऐसा ज्वलन सवाल है जिसका जवाब ना सिर्फ मध्य पूर्व का बल्कि 21वीं सदी की पूरी वैश्विक व्यवस्था का भविष्य तय करेगा।
बिल्कुल। शुरुआत में हमने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के उस तराजू की बात की थी जहां सब कुछ नपा-तुला होना चाहिए। शायद अब वक्त आ गया है कि उस तराजू पर जमे हुए इस भारी और एक तरफा पत्थर को हटाकर देखा जाए कि हकीकत में पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तथ्यों को खंगालते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते रहिए।